हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई विश आप सभी शानदार होंगे, जानदार होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी स्टडीज को कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज आपको इस छोटे से वीडियो लेक्चर से हम जीएसटी के अंदर एक सर्कुलर है उसको कवर कराएंगे और क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में इसको कवर कराएंगे, सो दैट आपको लर्निंग भी हो जाएगी और आप यहाँ पर उसको क्या कर पाएंगे, मतलब आपको मेमोराइज भी हो जाएगा वो। ठीक है, तो छोटा सा ये हमारा लेक्चर होने वाला है जिसके अंदर वेरियस क्वेश्चन से आपको उसकी प्रोविजन की लर्निंग हो जाएगी। शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को अब मालूम है, अगर आप एक रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर हो और किसी ईसीओ लाइक स्विगी जोमेटो के थ्रू आप रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगा कि अब रेस्टोरेंट सर्विस को 9(5) के अंदर नोटिफाइड कर दिया है। तो अब जब भी रेस्टोरेंट सर्विस आप ईसीओ के थ्रू क्या करोगे, प्रोवाइड करोगे, तो उस केस के अंदर 9(5) एप्लीकेबल हो जाएगा और हमारे ईसीओ को जीएसटी का क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा और इस एक्ट के सारे प्रोविजन अब ईसीओ पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो ये हम ऑलरेडी 9(5) में कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर एक छोटा सा उसका क्या मिल गया, रिवीजन मिल गया है। अच्छा, यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी जरूरी है, जैसे कि क्वेश्चन बना देता हूं। मान लीजिए एक ऐसा होटल है, होटल होटल मतलब जानते हैं ना, जिसमें क्या होता है, लॉजिंग अकोमोडेशन पर्पस के लिए रूम होते हैं। अगर कोई ऐसा होटल है जिसके अंदर एक भी रूम जिसका डिक्लेयर टैरिफ 7,500 रुपए से क्या हो, ज्यादा हो, एक क्वेश्चन बना रहा हूं। ठीक है, मतलब आप समझ लीजिए एक अच्छी 5 स्टार होटल है जिसके अंदर एक रूम भी अगर उसका डिक्लेयर टैरिफ 7,500 रुपए से ज्यादा हुआ और उस होटल के अंदर कोई भी रेस्टोरेंट हुआ, जैसे होटल के अंदर कई रेस्टोरेंट्स होते हैं, तो उस होटल के अंदर जो भी क्या होगा, रेस्टोरेंट होगा, अब वो रेस्टोरेंट जब ईसीओ के थ्रू अपनी रेस्टोरेंट वाली सर्विस क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, तो क्वेश्चन बनता है कि ऐसे 5 स्टार होटल को भी 9(5) में नोटिफाइड कर दिया है और उस केस में भी ईसीओ लाइक स्विगी ही जीएसटी का क्या करेंगे, गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे। तो अगर आपको ध्यान नहीं है तो मैं बता देता हूं, ऐसे रेस्टोरेंट को 9(5) के अंदर नोटिफाइड नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति के अंदर इस एक्ट के सारे प्रोविजन अब रेस्टोरेंट पे ही एप्लीकेबल होंगे और रेस्टोरेंट को ही क्या करना पड़ेगा, जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। हाँ, ईसीओ को टीसीएस क्या हो सकेगा, एप्लीकेबल हो सकेगा। आपको ध्यान होगा ना, सेक्शन 52 ईसीओ के थ्रू जो भी आप गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करते हो तो क्या होता है, टीसीएस एप्लीकेबल होता है। चलिए, अब हम आज का सर्कुलर कवर करते हैं और उसको कवर करने के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं, सो डेट आंसर फॉर्म के अंदर वो सर्कुलर आपको लर्न भी हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये है कि आज जो भी रेस्टोरेंट 9(5) के अंदर नोटिफाइड कर दिए गए हैं, आज जो भी रेस्टोरेंट 9(5) के अंदर नोटिफाइड कर दिए गए हैं, तो क्या अब वो रेस्टोरेंट ईसीओ के थ्रू जब भी अपनी रेस्टोरेंट वाली सर्विस क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, तो क्या अब भी नोटिफाइड होने के बावजूद भी अब उस ईसीओ को लाइक स्विगी जोमेटो को टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा रेस्टोरेंट वाले से? ठीक है ना, टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसका बेहतरीन आंसर है कि बहुत ही बकवास क्वेश्चन है, यहाँ एंटायर टैक्स ही किसको जमा कराना है, ईसीओ को जमा कराना है, गवर्नमेंट को। तो अब कोई लॉजिक ही नहीं बनता है टीसीएस क्या करने का, कलेक्ट करने का। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये था कि वुड ईसीओ हैव टू स्टिल कलेक्ट, क्या अभी भी कलेक्ट करना पड़ेगा टीसीएस इन कंप्लायंस विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन 52 ऑफ सीजीएसटी एक्ट? तो इसका आंसर मैंने दे दिया, ईसीओ शैल बी लायबल टू पे जीएसटी, ईसीओ को पे करना है ऑन रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडेड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022 से। तो अब ईसीओ को पे करना है, कब पे करना है, जब रेस्टोरेंट की सर्विस ईसीओ के थ्रू प्रोवाइड होगी। अकॉर्डिंगली ईसीओ विल नो लॉन्गर बी रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस। अब आपको टीसीएस कलेक्ट करना ही नहीं है। अगेन क्वेश्चन बना, अब जब उनको रेस्टोरेंट से टीसीएस कलेक्ट ही नहीं करना है, तो क्या जीएसटीआर 8 स्टेटमेंट की फाइलिंग होगी या उसके अंदर उसकी रिपोर्टिंग होगी? तो अगेन आंसर दे देता हूं, अकॉर्डिंगली ईसीओ विल नो लॉन्गर रिक्वायर्ड ही नहीं टू फाइल जीएसटीआर 8 इन रेस्पेक्ट ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस, only in respect of restaurant service on which it pay tax in terms of section 9 subsection 5। तो सिर्फ आपको जीएसटीआर 8 के अंदर रेस्टोरेंट सर्विस जो आपके थ्रू प्रोवाइड की गई है, जिस पे एंटायर टैक्स ईसीओ को पे करना है, बस उसकी क्या नहीं होगी, रिपोर्टिंग नहीं होगी।
ठीक है ना, उसकी रिपोर्टिंग नहीं होगी। अब आइए एक और बढ़िया शानदार क्वेश्चन बनाते हैं। मान लेते हैं, ठीक है ना, मान लेते हैं हम ईसीओ के थ्रू अदर देन रेस्टोरेंट वाली सर्विस क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, अदर देन रेस्टोरेंट वाली सर्विस हम क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब कोई अदर गुड्स हम ईसीओ के थ्रू कर रहे हैं या और कोई सर्विस हम ईसीओ के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है ना, ईसीओ के थ्रू कर रहे हैं, जो कि 9(5) में क्या नहीं है, नोटिफाइड नहीं है, जो कि 9(5) में नोटिफाइड नहीं है। ठीक है, जैसे आप फ्लिपकार्ट के थ्रू कोई भी गुड्स क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या टीसीएस प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, तो इसके लिए आंसर दे देता हूं। ठीक है ना, ऑन अदर गुड्स और सर्विसेज, अदर गुड्स और सर्विस का मतलब है ऑन अदर गुड्स और सर्विस सप्लाइड थ्रू ईसीओ विच आर नॉट नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। on other goods or service supplied through ECO which are not notified under section 9 subsection 5, ECO will continue to pay क्या है, TCS in terms of section 52। हाँ, अगर आप अदर गुड्स और सर्विस जो 9(5) के अंदर नोटिफाइड नहीं है, पहली बात तो 9(5) के अंदर कभी गुड्स नोटिफाइड होते ही नहीं है। ठीक है, तो बात आ जाते हैं वो सारे गुड्स, ठीक है ना, तो कोई भी गुड्स 9(5) में नोटिफाइड है ही नहीं, लेकिन वो सर्विस जो 9(5) में क्या नहीं है, नोटिफाइड नहीं है, अब आप ईसीओ के थ्रू क्या करोगे, सप्लाई करोगे, ईसीओ के थ्रू सप्लाई करोगे। तो क्या आज ईसीओ को उस पे टीसीएस कलेक्ट करना होगा, तो आंसर इज यस, ईसीओ विल कंटिन्यू टू पे टीसीएस इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 52 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। आपको क्या करना पड़ेगा, अदर पे तो टीसीएस करना ही पड़ेगा और उसकी रिपोर्टिंग आपको जीएसटीआर 8 स्टेटमेंट में करनी भी पड़ेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन बना के हमने यहां पर क्या देख लिया है, आंसर देख लिया। वन मोर क्वेश्चन हम बनाते हैं, क्या ईसीओ को, क्या हमारे ईसीओ को सेपरेट रजिस्ट्रेशन क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, क्या सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, जो उसको क्या करना है, 9(5) के अंदर जो जीएसटी जमा कराना है रेस्टोरेंट वाले का, रेस्टोरेंट वाले का जो भी 9(5) में नोटिफाइड है उनका जीएसटी उसको गवर्नमेंट को जमा कराना है, तो उसके लिए क्या उसे सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सेपरेट का मतलब यहां पर है कि वो ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है ईसीओ। भाई ईसीओ भी तो अपनी ओन अकाउंट क्या देता है, सर्विस देता है, जिसके लिए वो सभी रेस्टोरेंट वालों से कमीशन चार्ज करता है। ठीक है ना, तो वो ओन अकाउंट जो सप्लाई कर रहा है उसके लिए तो वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। क्वेश्चन सवाल यहां पर ये बनता है, क्या उसे सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा 9(5) वाला जीएसटी क्या करने के लिए, पे करने के लिए। मतलब वुड ईसीओ हैव टू टेक सेपरेट रजिस्ट्रेशन, मैंडेटरी टेक सेपरेट रजिस्ट्रेशन। क्वेश्चन है विथ रेस्पेक्ट टू सप्लाई ऑफ कौन सा रेस्टोरेंट सर्विस दैट इज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, जो थ्रू क्या हो रही है, उसके थ्रू हो रही है। इवन दो, जबकि दे आर रजिस्टर्ड, दे आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड टू पे जीएसटी ऑन सर्विस ऑन देयर ओन अकाउंट, मतलब अपने ओन अकाउंट पे जीएसटी पे करने के लिए तो रजिस्टर्ड हैं। क्या ईसीओ वाला टैक्स पे करने के लिए उन्हें सेपरेट रजिस्ट्रेशन क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा क्या, तो इसका जवाब है देयर वुड बी नो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। ईसीओ वाला टैक्स पे करने के लिए सेक्शन 24 याद कर लीजिए, टीडीएस के लिए तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, लेकिन देयर वुड बी नो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ टेकिंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन बाय ईसीओ फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन सर्विस नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। तो ईसीओ वाला टैक्स पे करने के लिए आपको कोई सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने की कोई भी क्या नहीं है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो टीडीएस वालों के लिए क्या होता है, सेपरेट रजिस्ट्रेशन होता है टीडीएस जमा कराने के लिए, लेकिन ईसीओ को टीसीएस जमा कराने के लिए देयर वुड बी नो क्या है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ टेकिंग क्या है, सेपरेट रजिस्ट्रेशन। तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने के आपके ऊपर कोई भी क्या नहीं है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। यस, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट वाला है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर हमारे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड नहीं कर रहा है। भाई जो भी लिमिट है 10 लाख है, 20 लाख है, व्हाटएवर जो भी लिमिट है उसको एक्सीड नहीं कर रहा, मतलब वो अनरजिस्टर्ड क्या है, बिजनेस एंटिटी है। अब कोई अनरजिस्टर्ड रेस्टोरेंट वाला ईसीओ के थ्रू क्या करे, सप्लाई करे, ईसीओ के थ्रू सप्लाई करे, तो क्या उस केस में भी ईसीओ को जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा क्या। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, एक्चुअल सप्लायर, ठीक है ना, एक्चुअल सप्लायर जो है वो टैक्सेबल पर्सन ही नहीं है, वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, क्योंकि उसका एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड ही नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी सप्लाई 9(5) के अंदर क्या है, नोटिफाइड है, वो ईसीओ के थ्रू क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। तो क्या अब ईसीओ को जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा क्या, करना पड़ेगा क्या। क्वेश्चन क्या बना, मतलब वुड द ईसीओ बी लायबल टू पे टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस मेड बाई क्या है, अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी। तो आंसर है, आंसर इज यस,
ठीक है ना, क्योंकि 9(5) के अंदर जो भी नोटिफाइड सर्विस है आप ईसीओ के थ्रू क्या करोगे, सप्लाई करोगे, तो उस पे ईसीओ को क्या करना पड़ेगा, जीएसटी का पेमेंट करना ही पड़ेगा। इसका मतलब आंसर है, आंसर इज यस, ईसीओ विल बी लायबल टू पे जीएसटी ऑन एनी रेस्टोरेंट सर्विस सप्लाइड थ्रू देम इंक्लूडिंग बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, इंक्लूडिंग बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है ना, लेकिन हाँ अगर आप डायरेक्टली सप्लाई करोगे, अनरजिस्टर्ड रेस्टोरेंट जो है डायरेक्ट क्या करेगा, सप्लाई करेगा, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन ईसीओ के थ्रू क्या करेगा, सप्लाई करेगा, तो ईसीओ विल बी लायबल टू पे जीएसटी ऑन एनी रेस्टोरेंट सर्विस सप्लाइड थ्रू देम इंक्लूडिंग बाय एन अनरजिस्टर्ड क्या होगा, पर्सन होगा। तो एक शानदार क्वेश्चन का एक शानदार हमको क्या मिलता है, आंसर हमको यहाँ पर मिलता है। अब एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर बनाते हैं। मान लीजिए हमारे रेस्टोरेंट वाले को एग्रीगेट टर्नओवर की कंप्यूटेशन करनी है। एग्जाम्पल बनाते हैं, क्यों, क्योंकि उसे अपना थ्रेशोल्ड लिमिट रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए कंप्यूट करना है। और एग्रीगेट टर्नओवर तो जीएसटी के अंदर वेरियस जगह क्या होते हैं, कंप्यूट होते हैं, नॉट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ क्या है, रजिस्ट्रेशन। ठीक है ना, और एनी अदर पर्पस के लिए भी हम एग्रीगेट टर्नओवर की क्या करते हैं, कंप्यूटेशन करते हैं, ऑडिट वॉडिट कई चीजें होती है हमारे यहाँ पर। अब हमारा यहाँ पर यह सवाल बनता है, रेस्टोरेंट वाला को अपना एग्रीगेट टर्नओवर कंप्यूट करना है, तो जो सप्लाई उसने ईसीओ के थ्रू करी है, जिसपे ईसीओ लायबल टू पे क्या था, जीएसटी था, क्या वो उसके एग्रीगेट टर्नओवर में कंप्यूट होगा क्या, इंक्लूड होगा क्या? मतलब व्हाट वुड बी द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ पर्सन सप्लाइंग रेस्टोरेंट सर्विस थ्रू ईसीओ, ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहा है तो उसका एग्रीगेट टर्नओवर क्या होगा? मतलब सिंपल सी बात है कि ईसीओ के थ्रू सप्लाई करने पे वो उसके एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगा क्या? तो बड़ा सिंपल सा है भाई, एग्रीगेट टर्नओवर तो वैसे ही कंप्यूट होगा जैसे हमारे सेक्शन 2 क्लॉज 6 में बताया गया है। ठीक है, शैल बी कंप्यूटेड, उसी तरीके से कंप्यूट होगा एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज कौन सा है, 6 में बताया गया है, उसी तरीके से कंप्यूट होगा। और आपका जो क्वेश्चन है क्या वो उसके अंदर इंक्लूड होगा क्या? तो आंसर इज यस, शैल इंक्लूड होगा। द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड बाय रेस्टोरेंट थ्रू ईसीओ, तो ईसीओ के थ्रू आप जो क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, वो आपके एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगा। अब वो एग्रीगेट टर्नओवर चाहे आप थ्रेशोल्ड पर्पस के लिए कर रहे हो या एनी अदर पर्पस के लिए कर रहे हो, तो वो सप्लाई जो करी है वो उसके अंदर क्या हो जाएगी, इंक्लूड हो जाएगी। तो एक और क्वेश्चन का हमको यहाँ पर क्या मिल गया, जवाब मिल गया है। अब एक और बढ़िया क्वेश्चन हम यहाँ पर बनाते हैं। जब आप कोई नोटिफाइड सर्विस, आपकी कोई सर्विस नोटिफाइड है 9 सबसेक्शन 5 के अंदर, ईसीओ के थ्रू सप्लाई करते हो, तो इस एक्ट के सारे प्रोविजन ईसीओ पे एप्लीकेबल होते हैं। और इस एक्ट के सारे प्रोविजन का मतलब है इंक्लूडिंग फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो आपका रिटर्न कौन फाइल करेगा? आपका ईसीओ फाइल करेगा, लाइक जीएसटीआर 3B क्या करेगा, फाइल करेगा। अब सवाल ये बनता है, ईसीओ जब अपना जीएसटीआर 3B फाइल करेगा, तो वो जो सप्लाई जो 9(5) में नोटिफाइड है, जो उसके थ्रू सप्लाई की गई है, जिसपे उसको जीएसटी का पेमेंट करना है, तो वो क्या अपने रिटर्न में उसको एज ए इनवर्ड सप्लाई बताएगा? ठीक है ना, क्या उसे वो अपनी इनवर्ड सप्लाई बताएगा? मतलब सवाल ये है, कैन द सप्लाईज ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस मेड थ्रू ईसीओ, जो ईसीओ के थ्रू हुई है, बी रिकॉर्डेड एज, क्वेश्चन है क्या बी रिकॉर्डेड एज इनवर्ड सप्लाई ऑफ ईसीओ इन जीएसटीआर 3B? तो आंसर इज नो, वो उसके लिए कोई इनवर्ड सप्लाई है ही नहीं। ठीक है ना, वो उसके लिए क्या नहीं है, इनवर्ड सप्लाई नहीं है। तो बड़ा सिंपल सा आंसर है, आंसर इज नो, ईसीओ आर नॉट द रिसिपेंट ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस। जीएसटी के अंदर रिसिपेंट किसको मानते हैं? जो कंसीडरेशन पे करता है, और यहाँ पर कंसीडरेशन कौन पे करेगा? कस्टमर। ठीक है, तो ईसीओ क्या नहीं है, रिसिपेंट नहीं है, इसलिए हम बोल रहे हैं ईसीओ आर नॉट द रिसिपेंट ऑफ कौन सा है, रेस्टोरेंट सर्विस सप्लाइड थ्रू देम, सिंस दीज आर नॉट द इनपुट सर्विस ऑफ ईसीओ। टू ईसीओ, ईसीओ के लिए इनपुट सर्विस नहीं है, these are not to be recorded as inward supply। तो जीएसटीआर 3B में आप इसे अपनी क्या नहीं बताएंगे, इनवर्ड सप्लाई नहीं बताएंगे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल सा इसका क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक है, अब यहां पर सुनिए, ईसीओ को 2 जीएसटी क्या करने हैं, पे करने। एक तो जो ओन अकाउंट जो अपनी सर्विस दे रहा है, जिसपे वो रेस्टोरेंट वालों से कमीशन क्या करता है, चार्ज करता है। ठीक है ना, कमीशन क्या करता है, चार्ज करता है, उस पे उसको जीएसटी का क्या करना है, पेमेंट करना है। तो अब सवाल यह है कि उस जो कमीशन पे उसको जीएसटी का पेमेंट करना है, क्या वो जीएसटी का पेमेंट वो आईटीसी के यूटिलाइजेशन से कर सकेगा? आंसर इज यस, वो कर सकेगा, क्योंकि कमीशन पे बनने वाला जीएसटी उसके लिए आउटपुट टैक्स है। और आईटीसी का यूटिलाइजेशन किसके लिए होता है? फॉर द पेमेंट ऑफ किसके लिए होता है? आउटपुट टैक्स होता है। इसका मतलब यस, द आईटीसी इज यूटिलाइज्ड बाय ईसीओ फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी on service provided by ECO on its own account।
जो ओन अकाउंट जो क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, ओन अकाउंट जो दे रहे हैं, जिसपे वो रेस्टोरेंट वालों से कमीशन क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, तो उस कमीशन पे जो उनके क्या बन रहा है, जीएसटी बन रहा है, उसका पेमेंट करने के लिए वो आईटीसी का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अब इसमें दूसरा सवाल है, अब उन्हें एज ए ईसीओ क्या करना पड़ रहा है, रेस्टोरेंट वालों का जो जीएसटी पे करना पड़ रहा है, एज ए ईसीओ 95 के अंदर वाला जो है वो जीएसटी पे करना है, क्या उसके पेमेंट के लिए वो आईटीसी का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं? आंसर इज नो, क्योंकि वो उनके लिए आउटपुट टैक्स है ही नहीं, वो उनके लिए क्या नहीं है, आउटपुट टैक्स नहीं है। इसका मतलब उसका पेमेंट तो उनको किस में करना पड़ेगा, कैश में ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इट में ऑल्सो बी नोटेड दैट ऑन रेस्टोरेंट सर्विस ईसीओ शैल पे द एंटायर जीएसटी लायबिलिटी इन कैश, आपको कैश में पे करना पड़ेगा, मतलब नो आईटीसी कुड बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी ऑन रेस्टोरेंट सर्विस सप्लाइड थ्रू ईसीओ। तो आप उस पे आईटीसी का क्या नहीं कर सकते, यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते, वो तो एंटायर पेमेंट आपको किस में करना पड़ेगा, कैश में ही करना पड़ेगा। अब एक सवाल और यहां पर हम बनाते हैं, रेस्टोरेंट वालों पे जीएसटी की रेट कितनी है, 5% है, और इसके साथ 5% रेट है, और क्या कंडीशन है कि आपको कोई भी क्या नहीं मिलेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा। किसको नहीं मिलेगा, रेस्टोरेंट वालों को कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा, और रेस्टोरेंट वालों पे 5% का जीएसटी लगेगा। तो आज आईटीसी किसको नहीं मिलेगा, रेस्टोरेंट वालों को कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, और 5% जो जीएसटी पे करना पड़ेगा, रेट 5% है, वो कौन पे करेगा, ईसीओ पे करेगा जीएसटी लायबिलिटी एट द रेट ऑफ कितने से, 5% से, और अपने कमीशन पे भी वो क्या करेगा, जीएसटी पे करेगा। जो भी एप्लीकेबल रेट है, कमीशन पे 18% रेट है, तो अपने कमीशन पे तो 18% की रेट से पे करेगा, और जो ईसीओ वाला उसको पे करना है रेस्टोरेंट वालों का, उस पे 5% की रेट से पे करेगा, ठीक है। अब यहां पर सवाल बनता है, क्या ईसीओ को कोई रिवर्सल ऑफ आईटीसी करना पड़ेगा क्या, क्योंकि रेस्टोरेंट पे 5% की रेट है, इस कंडीशन के साथ में कि आपको कोई आईटीसी नहीं मिलता, और कमीशन पे आपको जीएसटी पे करना 18% की रेट से, और उस पे आप क्या ले सकते हो, आईटीसी ले सकते हो। तो अब ये सवाल है, क्या ईसीओ को कोई रिवर्सल ऑफ आईटीसी करना पड़ेगा क्या, कोई प्रोपोर्शनल करना पड़ेगा क्या आईटीसी? तो आंसर इज नो, उसको कुछ नहीं करना है भाई, उसको जितना भी आईटीसी मिलेगा वो उस आईटीसी को क्या कर सकेगा, यूटिलाइज कर सकेगा फॉर पेमेंट ऑफ किसके लिए, जीएसटी ऑन सर्विस सप्लाइड बाय ईसीओ ऑन इट्स ओन अकाउंट। जो कमीशन पे उसको जीएसटी पे करना है, उसके पेमेंट के लिए वो अपने आईटीसी का क्या कर सकेगा, यूटिलाइजेशन कर सकेगा, यूटिलाइजेशन कर सकेगा। और ईसीओ वाला तो उसको क्या करना पड़ेगा, कैश में ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। ईसीओ वाला तो उसको क्या करना पड़ेगा, शैल पे द एंटायर जीएसटी लायबिलिटी इन कैश दैट इज नो आईटीसी कुड बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी ऑन रेस्टोरेंट सर्विस सप्लाइड थ्रू ईसीओ। तो वो पेमेंट किस में करेगा, कैश में करेगा, और कमीशन पे वाला जीएसटी वो अपने आईटीसी को यूटिलाइजेशन कर सके करके करेगा, लेकिन उसको कोई रिवर्सल प्रोपोर्शनल कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। उसको कोई रिवर्सल नहीं करना है, उसको कोई प्रोपोर्शनेट क्या नहीं करना है, आईटीसी नहीं करना है। 5% की जो रेट है ना रेस्टोरेंट सर्विस की, इस कंडीशन के साथ में कि आईटीसी नहीं मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, रेस्टोरेंट वाले को कोई भी क्या नहीं मिलेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा। रेस्टोरेंट वाले जो भी इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स काम ले रहे हैं ना अपनी रेस्टोरेंट सर्विस देने के लिए, उन्हें कोई भी क्या नहीं मिलेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा, और 5% की रेट होगी। हालांकि अब ये 5% ईसीओ के केस में कौन जमा कराएगा, ईसीओ जमा कराएगा, कैश में क्या करेगा, जमा कराएगा, लेकिन ईसीओ को कोई भी रिवर्सल क्या नहीं करना है, आईटीसी नहीं करना है। अच्छा, रिवर्सल ऑफ आईटीसी कब होता है, रिवर्सल ऑफ आईटीसी तब होता है जब आप दो तरह की सप्लाई कर रहे हो, आप दो तरह की आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना। एक तो टैक्सेबल कर रहे हो, और एक कौन सी कर रहे हो, एग्जेम्प्ट वाली कर रहे हो। हमारे यहाँ पर ईसीओ एक ही तरह की सप्लाई कर रहा है, जिसपे वो कमीशन क्या करता है, चार्ज करता है। ये जो 5% जीएसटी पे करना है ना, ये उसकी आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, ये तो रेस्टोरेंट वाले की आउटवर्ड सप्लाई है। और आईटीसी का रिवर्सल या प्रोपोर्शनेट आईटीसी कब होता है, उस केस में होता है जब आप दो तरह की आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो, जो कि एक टैक्सेबल हो और एक आपकी कौन सी हो, एग्जेम्प्ट सप्लाई हो। यहाँ पर हमारा सिर्फ एक ही तरह की सप्लाई हो रही है, तो इस केस में किसी भी तरह का रिवर्सल ऑफ आईटीसी या प्रपोर्शन करना, ठीक है ना, कोई बनता ही नहीं है ईसीओ के लिए, ठीक है ना, कुछ बनता ही नहीं है किसके लिए, ईसीओ के लिए। तो ईसीओ वाला टैक्स किस में पे करना पड़ेगा, आपको कैश में ही क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। अच्छा, अब एक सवाल सुनिए, जो सप्लाई 95 के अंदर नोटिफाइड नहीं है, जो सप्लाई 95 के अंदर क्या नहीं है, नोटिफाइड नहीं है, अगर उस सप्लाई को हम ईसीओ के थ्रू सप्लाई करें, मतलब ऐसी कोई भी सप्लाई, ऐसा कोई सारे गुड्स, ठीक है, 95 में कभी गुड्स नोटिफाइड हो ही नहीं सकते, तो गुड्स तो सारे हो जाएंगे, और वो सारी सर्विस जो 95 के अंदर सब
नोटिफाइड नहीं है, अगर उनको हम ईसीओ के थ्रू क्या करें, सप्लाई करें, ठीक है ना, ईसीओ के थ्रू सप्लाई करें, तो क्या उस केस में ईसीओ को टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा? क्या टीसीएस का क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा? तो आंसर इज यस, ठीक है ना, आंसर इज यस। ऑन एनी सप्लाई दैट इज नॉट नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 दैट इज सप्लाइड बाय ए पर्सन थ्रू ईसीओ, द लायबिलिटी टू पे जीएसटी कंटिन्यू ऑन सच सप्लायर। जीएसटी तो किसको पे करना पड़ेगा, सप्लायर को ही पे करना पड़ेगा, एंड ईसीओ शैल कंटिन्यू टू पे क्या होगा, टीसीएस होगा ऑन सच सप्लाई पे। तो जो 9(5) में नोटिफाइड नहीं है, ठीक है ना, तो इस एक्ट के सारे प्रोविजन हमारे एक्चुअल सप्लायर पे लगेंगे, ठीक है ना, एक्चुअल सप्लायर को ही उसकी इनवॉइस क्या करनी पड़ेगी, इश्यू करनी पड़ेगी, जीएसटी का पेमेंट भी एक्चुअल सप्लायर को ही करना पड़ेगा, ठीक है ना, और टैक्स का पेमेंट भी किसको करना पड़ेगा, एक्चुअल सप्लायर को करना पड़ेगा, और ईसीओ को अपना टैक्स टीसीएस क्या करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्या करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहां पर एक सवाल हम और बना सकते हैं, मान लीजिए एक रेस्टोरेंट वाला है, ईसीओ के थ्रू सप्लाई करता है, एक सप्लाई तो कौन सी है, रेस्टोरेंट सर्विस है, और एक है अदर देन कौन सी वाली, रेस्टोरेंट सर्विस वाली, ठीक है ना, अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस वाली, जैसे कि लाइक वो स्वीट सेल कर रहा है, ठीक है। एक तो आप मान लीजिए रेस्टोरेंट से क्या करते हैं, फूड ऑर्डर कर देते हैं, वो फूड कुक करके आपको क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं, और एक होता है वो रेस्टोरेंट वाला क्या करता है, स्वीट शॉप भी चलाता है, और आपने वहां से स्वीट ऑर्डर करी तो वो आपको स्वीट भी क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। तो अब यहाँ पर ये सवाल है कि कोई रेस्टोरेंट वाला है, ठीक है ना, ईसीओ के थ्रू रेस्टोरेंट सर्विस भी दे रहा है, और अदर देन क्या दे रहा है, रेस्टोरेंट सर्विस भी क्या कर रहा है, दे रहा है। तो इस केस के अंदर क्या होगा, तो इसका आंसर सुनिए, जो वो ईसीओ के थ्रू रेस्टोरेंट वाली सर्विस देगा उस पे जीएसटी का पेमेंट तो कौन करेगा, ईसीओ करेगा, इनवॉइस भी कौन इश्यू करेगा, ईसीओ ही करेगा, क्योंकि इस एक्ट के सारे प्रोविजन किस पे एप्लीकेबल होंगे, ईसीओ पे क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे, और उस पे कोई टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन जो ऐसी सप्लाई है जो अदर देन कौन सी है, अदर देन कौन सी है, रेस्टोरेंट क्या है, सर्विस है, अदर देन रेस्टोरेंट कौन सी है, सर्विस है, तो अदर देन कौन सी है, रेस्टोरेंट सर्विस है। तो इस एक्ट के सारे प्रोविजन अब एक्चुअल सप्लायर रेस्टोरेंट पे एप्लीकेबल होंगे, इनवॉइस भी कौन इश्यू करेगा, एक्चुअल सप्लायर ही करेगा, जीएसटी का पेमेंट भी कौन करेगा, एक्चुअल सप्लायर ही करेगा, ईसीओ को तो सिर्फ क्या करना पड़ेगा, टीसीएस करना पड़ेगा। तो इस बात को ध्यान कर लीजिए, इस केस के अंदर इनवॉइस क्या होगी, अलग अलग होगी, जो रेस्टोरेंट सर्विस है उस पर इनवॉइस कौन इश्यू करेगा, स्विगी इश्यू करेगा, और जो स्वीट आपने सेल करी है, मतलब अदर देन जो क्या है, रेस्टोरेंट सर्विस है, करी आपने ईसीओ के थ्रू ही है, करी आपने किसके थ्रू है, ईसीओ के थ्रू है, लेकिन उसके रेस्पेक्ट में इनवॉइस आपको एक्चुअल सप्लायर को, स्वीट शॉप को क्या करनी पड़ेगी, इश्यू करनी पड़ेगी, जीएसटी का पेमेंट भी आपको एक्चुअल सप्लायर को करना पड़ेगा, ईसीओ तो आपका क्या करेगा, टीसीएस क्या करने वाला है, कलेक्ट करने वाला है, ठीक है ना, वो तो आपका क्या करेगा, टीसीएस क्या करने वाला है, कलेक्ट करने वाला है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, इनवॉइस क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है ना, इनवॉइस क्या होगी, अलग अलग होगी। तो यहां पर हमने ये क्वेश्चन भी क्या कर लिया, तो बस यही हमारे क्वेश्चन के आंसर थे। जैसे आप यहां पर देख सकेंगे क्या लिखा हुआ है, इनवॉइस कौन इश्यू करेगा, जो रेस्टोरेंट की सर्विस सप्लाई करिए ईसीओ के थ्रू, तो हमको मालूम है इस एक्ट के सारे प्रोविजन ईसीओ पे एप्लीकेबल होंगे। तो जो इनवॉइस होगी कौन सी सर्विस की, रेस्टोरेंट सर्विस की, कौन सी रेस्टोरेंट सर्विस, जो ईसीओ के थ्रू सप्लाई हुई है, जो 9(5) के अंदर नोटिफाइड है, कौन इश्यू करेगा, ईसीओ क्या करेगा, इश्यू करेगा। लेकिन जो अदर देन कौन सी है, रेस्टोरेंट सर्विस है, जो अदर देन कौन सी है, रेस्टोरेंट सर्विस है, सप्लाई किसके थ्रू हुई है, हुई सप्लाई ईसीओ के थ्रू ही हुई है, ईसीओ के थ्रू ही क्या हुई है, सप्लाई हुई है। तो उसके लिए इनवॉइस, हु शैल बी लायबल फॉर रेजिंग क्या होगा, इनवॉइस, उस केस के में ईसीओ करेगा या एक्चुअल सप्लाई करेगा। तो ऑब्वियसली बात है, कंटिन्यू टू लाई मतलब इनवॉइस इश्यू करने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कंटिन्यू टू लाई विथ रेस्पेक्टिव सप्लायर, मतलब खुद एक्चुअल सप्लायर को उसकी इनवॉइस क्या करनी पड़ेगी, इश्यू करनी पड़ेगी, टैक्स का पेमेंट भी एक्चुअल सप्लायर को करना पड़ेगा। बस ईसीओ तो लायबल होगा आपका किसके लिए, टीसीएस कलेक्ट करके उसको जमा कराने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे सर्कुलर थे, ठीक है, बड़े आसान से, बड़े सिंपल से थे। हाँ, और एक बात आपको यहाँ पर बता दूं, दोनों चाहे एक्चुअल सप्लायर हो चाहे ईसीओ हो, दोनों अपनी अपनी क्या करेंगे, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B के अंदर उसकी क्या करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे। दोनों के अंदर स्पेसिफिकली क्या दी हुई है, टेबल दी हुई है। जैसे जीएसटीआर 1 के अंदर दी हुई है कि ऐसी सप्लाई जो 9(5) के अंदर नोटिफाइड है और जो ईसीओ के थ्रू क्या करी है, सप्लाई करी है, वहां पर आप उसकी रिपोर्टिंग करें।
तो एक्चुअल सप्लायर उसकी वहां पर क्या करने वाला है, रिपोर्टिंग करने वाला है। स्पेसिफिकली कॉलम दिया हुआ है, ठीक है, ये कोई एग्जाम पर्पस के लिए है नहीं, प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, और प्रैक्टिकल पर्पस में बड़ा आसान है क्योंकि स्पेसिफिकली टेबल दी होती है, टेबल की हेडिंग लिखी होती है। ऐसी सप्लाई जो ईसीओ के थ्रू दी गई है, प्लस वो 9(5) के अंदर क्या है, नोटिफाइड है, तो उसकी रिपोर्टिंग क्या करें, यहां पर करें। ये भी दिया होता है ऐसी सप्लाई जो ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं, 9(5) में नोटिफाइड नहीं है, ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं, जिसपे क्या होना है, टीसीएस होना है, उसकी उस हेडिंग के अंदर उसकी आप क्या करें, रिपोर्टिंग करें। तो जो हेडिंग होगी रेस्पेक्टिव उसके अंदर उसकी क्या कर दी जाएगी, रिपोर्टिंग कर दी जाएगी। तो एक बड़ा सिंपल सा हमारा क्या था, सर्कुलर था, आसान था, लेकिन अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना के एक मजेदार तरीके से हमने उसकी यहाँ पर क्या कर लिया, लर्न भी कर लिया, और शायद आपको ये क्या हो गया होगा, मेमोराइज भी हो गया होगा। बस एक बात ध्यान रखना, ऐसे रेस्टोरेंट जो ऐसी होटल में सिचुएटेड हैं, ठीक है ना, ऐसी होटल के अंदर सिचुएटेड है जिसके अंदर एक भी रूम का डिक्लेयर टैरिफ 7,500 रुपए से ज्यादा हो, तो ऐसे रेस्टोरेंट 9(5) के अंदर क्या नहीं है, नोटिफाइड नहीं है। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।